हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नागपुरी का रिवीजन करना शुरू कर देंगे और साथ में पेपर 3 का भी रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे संबंधित सारा चीज़ देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य का आंतरिक संबंध क्या है। ठीक है, और इसमें विद्वान लोग अपना अपना क्या तर्क दिए हैं ये सब चीज़ को देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और देखिए, जिनको भी मंजर भाग 2 का टोटल पीडीएफ चाहिए हो, नागपुरी व्याकरण का पीडीएफ चाहिए हो और लोक साहित्य का पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, अपना पढ़ाई को बरकरार रखिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग एज से रिलेटेड प्रॉब्लम में जो लोग छट गए हैं तो वो लोग फिर से शामिल हो गए हैं, जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनमें से बहुत सारे लोग पास भी कर चुके हैं। ठीक है, प्लस की जेपीएससी जिन लोग का नहीं हुआ है वो लोग भी अपना कसर पूरा करेंगे। ठीक है, अगर वो लोग उत्पाद पुलिस देते हैं तो। ठीक है, क्योंकि नौकरी सबके लिए मायने रखता है, इसलिए काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। तो ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। टाइम को सेव कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य का आंतरिक संबंध। विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अर्थ माना है। विद्वान लोग जो है वह लोक साहित्य को अंग्रेजी का किस शब्द का शाब्दिक अर्थ माना है, तो फोक लिटरेचर। इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो फोक लिटरेचर याद रखिएगा। आगे देखिए, फोक के विषय में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में बताया गया है कि आदिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य ही लोक थे, मतलब फोक होते थे। ठीक है, कहाँ बताया गया है फोक के बारे में, तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यह लोक फोक याद रखिएगा। ठीक है, कि आदिम समाज में जितने भी सदस्य होते थे वे सभी लोग फोक होते थे। ठीक है, लोक या फोक होते थे। आगे देखिए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इससे प्रश्न बन सकता है। कौन बोला है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी बोला है। फोक के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, तो ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, उनका कथन है कि मैंने गीतों का नामकरण ग्राम गीत शब्द में किया है। ठीक है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी बोल रहे हैं, मतलब वे जो गीतों का नामकरण किस रूप में किए हैं, तो ग्राम गीत के रूप में किए हैं, क्योंकि गाँवों की संपत्ति है। मतलब गीत जो है वह गाँवों की संपत्ति है, शहरों में तो ये प्रवासी है। ठीक है, जो गीत होता है, जो ग्राम गीत, मतलब जो गीत है उसको पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीत बताया है। और ये भी बोले हैं कि जो शहर में जो गीत पहुंचता है वह प्रवासी है। ठीक है, क्योंकि वह ग्राम से शहर पहुंचता है, इसलिए प्रवासी बता रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रवासी कौन बताया गीतों को, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इसलिए उन्होंने ग्राम गीत शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने गीत के लिए ग्राम गीत शब्द का प्रयोग किया है। कौन, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आसान कर दिए हैं आप लोग को। एकदम लोक साहित्य का पूरा निचोड़ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, एकदम निचोड़। एमसीक्यू भी करवाएंगे। देखिए, साहित्य फिर एमसीक्यू इसका करवाएंगे। लगभग 95 एमसीक्यू सिर्फ लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य से बना है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना मेहनत किया हूँ इस पर। ठीक है, तो अपना वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। और आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, मोटिवेशन का कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर मोतीचंद ने ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग कौन किया है, तो डॉक्टर मोतीचंद। ठीक है, और गीतों को ग्राम गीत किसने कहा है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा, सेम चीज़ है। आगे देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है
जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। ये डॉक्टर नामवर सिंह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जन साहित्य जो है मतलब लोक साहित्य जो है वह औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाली सामान्य जन का साहित्य है। लोक साहित्य जहाँ जनता के लिए जनता के ही द्वारा रचित साहित्य है, वहाँ जन साहित्य जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है। ठीक है, याद रखिएगा। ये डॉक्टर नामवर सिंह क्या बोल रहे हैं कि लोक साहित्य जो है वह जनता के लिए जनता के द्वारा रचित साहित्य है, और जन साहित्य क्या है, तो जन साहित्य जो है यह जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। लोक साहित्य भी व्यक्तियों द्वारा ही रचा जाता है, परंतु वह रचयिता व्यक्ति अपने संपूर्ण श्रोता समाज का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी नाम को याद रखिएगा कि ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का कौन प्रयोग किया है, तो डॉक्टर मोतीचंद। ठीक है, नामवर सिंह क्या बोले हैं कि लोक साहित्य जो होता है वह जनता के लिए जनता के द्वारा रचित होता है, और जन साहित्य जो है वह जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित होता है। थोड़ा सा डिफरेंस लाइन में। ठीक है, तो ये सभी को याद रखिएगा। अब पंडित रामनरेश त्रिपाठी फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है, और पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने गीतों को कौन सा गीत कहा है, ग्राम गीत कहा है, और इन गीतों को हम शहरों का प्रवासी भी बोला है। ठीक है, यह शहर में प्रवास करते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। कौन बोला है? लोक जीवन जो है, लोक जीवन को महासमुद्र कौन बोला है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है, सारा चीज़ बता चुके हैं। और लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है, ये भी पहले आया था ये चीज़। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान कर दिए हैं। आप लोगों को बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ता है लोक साहित्य का, उसी का निचोड़ 4-5 बुक पढ़ के उसका निचोड़ तैयार किया गया है। तो प्रश्न नहीं छूटेगा, हर लाइन में प्रश्न है। आप लोग सिर्फ इसको याद कीजिए, समझिए। ठीक है, और प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि सारा लोक साहित्य, मंजर भाग 2, नागपुरी ग्रामर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। सिर्फ आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इतना डिटेल में और इतना अच्छा ढंग से समझाते हुए कोई भी लोक साहित्य नहीं पढ़ाया होगा। और नागपुरी व्याकरण भी गारंटी बता रहे कोई नहीं पढ़ाया होगा। अगर आप लोग मेरे नागपुरी व्याकरण का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे आप फंस सकते हैं, सारा चीज़ बताते जाते हैं कि आप यहाँ फंसिएगा, आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताते हैं आप लोग को इस सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। बहुत निचोड़ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, 8-10 बुक पढ़ना पड़ता, उसी का निचोड़ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। ठीक है, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। डॉक्टर शकुंतला वर्मा ने कहा है वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रहता है। ठीक है, तो ये छोटा सा लाइन है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। और डॉक्टर शकुंतला वर्मा इस चीज़ को बोली है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला वर्मा क्या बोली है कि वास्तव में हमारा जो लोक साहित्य है वह संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रहता है। आगे देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें, ठीक है, ये डॉक्टर सत्येंद्र जी बोल रहे हैं क्या कि आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हो लोक साहित्य में। ठीक है, लोक साहित्य में क्या मिलेगा आपको डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार? तो आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हो। दूसरा कि परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो। ठीक है, कि मौखिक परंपरा पर आधारित हो, ये सब चीज़ बता चुके हैं। जिसे किसी की कृति ना कहा जा सके, जिसे श्रुति माना जाता हो और जो लोकमानस की प्रवृत्ति में समाई हुई हो। ठीक है, कि लोकमानस लोक जनता में समाई हुई हो।
तो ये सभी डॉक्टर सत्येंद्र बोल रहे हैं। ऑलरेडी ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सत्येंद्र जो बोले हैं उनको बताना जरूरी है। प्रश्न अगर बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जानना तो जरूरी है। ठीक है, कृतित्व हो किंतु वह लोकमानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो। कृतित्व हो, ठीक हो, लेकिन लोकमानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो, कि उसके किसी व्यक्तिगत के साथ संबंध रहते हुए भी लोग उसे अपने ही व्यक्ति की कृति स्वीकार करें। आगे देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने मानस शब्द का प्रयोग वाई.एम. सोकोलोव की रसम फोकलोर नामक पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृति शब्द के स्थान पर किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। डॉक्टर सत्येंद्र जो है वह मानस शब्द का प्रयोग किसके बदले किया है, तो वाई.एम. सोकोलोव का जो पुस्तक है रसन फोकलोर, तो रसन फोकलोर में जो शब्द है संस्कृति, उसी के बदले, उसी के स्थान पर मानस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि रसन फोकलोर का रचयिता कौन, तो वाई.एम. सोकोलोव। ठीक है, और रसन फोकलोर का कौन सा शब्द के बदले मानस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संस्कृति शब्द। और कौन इसका संस्कृति शब्द के बदले मानस शब्द का प्रयोग कौन किया है, तो डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, रसन फोकलोर का अंग्रेजी अनुवाद 1950 में कैथराइन रूथ स्मिथ ने न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो रसन फोकलोर पुस्तक है जिसको लिखा है वाई.एम. सोकोलोव, तो उसको कैथराइन रूथ स्मिथ, इसने 1950 में अंग्रेजी में न्यूयॉर्क में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे देखिए, सोकोलोव ने इस पुस्तक में लोकवार्ता की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए लिखा है। लोकवार्ता की प्रवृत्ति पर विचार किया है। ठीक है, लोकवार्ता की वस्तु और रूप में प्राचीन संस्कृतियों के अवशेषों की उपस्थिति न मानना असंभव है। मतलब वही कि लोक साहित्य होता है, लोकवार्ता होता है, उसमें प्राचीन आपको मिलेगा ही, उसी चीज़ को बोला गया है। ठीक है, प्राचीन संस्कृतियों का अवशेष आपको मिलेगा ही। इसका अर्थ है कि लोकवार्ता में प्राचीन संस्कृतियों का अवशेष निश्चित रूप से रहता है और यही लोक साहित्य का पहला तत्व है। ठीक है, वही चीज़ बोला जा रहा है कि रसन फोकलोर में वाई.एम. सोकोलोव ने क्या लिखा है कि लोकवार्ता में आपको प्राचीन संस्कृतियों का अवशेष मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति माना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि किसने बोला है लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने बोला है। ठीक है, एमसीक्यू में और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकची से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हो, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोकनाट्य, लोककथा आदि नामों से पुकारी जा सकती है। ठीक है, ये बात को कौन बोला है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बोला है। क्या बोला है कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकचित्त से सीधे उत्पन्न होकर, कहाँ से, लोकचित्त से सीधे उत्पन्न हो और सर्वसाधारण जो आम जनता है उनको आंदोलित करे, चालित करे और प्रभावित करे, उन्हीं को लोक साहित्य कहा, मतलब पुकारा जा सकता है, उसी सब चीज़ों को। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर जिसे आज सामान्य लोक समूह अपना सकता है। तो यह भी याद रखिएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बोले इस चीज़ को। आगे देखिए, श्री राहुल सांकृत्यायन की मान्यता है कि लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है। ठीक है, शिष्ट साहित्य का जो परंपरा है उससे लंबा परंपरा लोक साहित्य का है, जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है। ठीक है, मतलब राहुल सांकृत्यायन क्या बोले हैं कि जो शिष्ट साहित्य का पीछे जो परंपरा है उससे कहीं बड़ी परंपरा लोक साहित्य का है। शिष्ट साहित्य भी लोक साहित्य की उपज है और शिष्ट साहित्य को लोक साहित्य का उपज भी बताया है किसने, तो श्री राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बन सकता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि शिष्ट साहित्य को लोक साहित्य का उपज किसने बताया है, तो आपको बताना पड़ेगा श्री राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन भी याद रखिएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि लोक साहित्य क्या होता है कि लोक साहित्य ऐसी ये चीज़ें होती हैं जो सर्वसाधारण को क्या करती है, आंदोलित करती है, चालित करती है, प्रभावित करती है, ये लोक साहित्य है, ठीक है। तो प्रश्न जो बनेगा इसे कि किसने बताया है कि लोक साहित्य जो है वह सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती है, तो नाम याद रखना पड़ेगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर मान लीजिए पिछले बार बना था, मान लीजिए नहीं बना था, ठीक है, कि डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति माना है, तो ये तो इस बार बन सकता है ना कि लोक साहित्य को कि किसने बताया है कि लोक साहित्य सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित, प्रभावित करता है, ये नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कि अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को एकदम लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक मोटिवेशन से कमेंट तो एकदम ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोकाभिव्यक्ति, ठीक है। लोक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति होती है। लोकाभिव्यक्ति के 3 प्रमुख भेद है, याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि लोकाभिव्यक्ति कितना भेद होता है, तो 3 भेद होता है। कौन कौन सा, तो शरीरतोषिनी, मनस्तोषिनी और मनोमोदिनी, ये तीनों को याद रखिएगा। अब शरीरतोषिनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि इसे व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति भी कहते हैं। लोकाभिव्यक्ति का कितना भेद पढ़े, 3 भेद। कौन कौन सा, तो शरीरतोषिनी, मनस्तोषिनी और मनोमोदिनी, ठीक है। तो व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति कौन सा है, तो शरीरतोषिनी, याद रखिएगा कि व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति कौन सा है, तो शरीरतोषिनी। आगे देखिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में आने वाली अभिव्यक्ति शरीरतोषिनी कही जा सकती है। मतलब जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी अभिव्यक्ति है उसको वह शरीरतोषिनी अभिव्यक्ति है। इसके संबंध में क्या है, तो भोजन, शयन, भोग, ये सभी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इससे संबंधित अभिव्यक्ति कौन सा अभिव्यक्ति होगा, तो शरीरतोषिनी अभिव्यक्ति होगा, ठीक है। आगे देखिए, मनस्तोषिनी, दूसरा है मनस्तोषिनी। मन की तोष प्रदान करने वाली अभिव्यक्ति को मनस्तोषिनी अभिव्यक्ति कहते हैं। मन की तोष को प्रदान करने वाली, ठीक है। मन में आश्चर्य और भय 2 मौलिक भाव हैं। प्रकृति विषयक भय का आधार था अज्ञान। इस भाव को समाप्त करने के लिए ही मनस्तोषिनी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप यह अनुष्ठान का रूप धारण करती है, ठीक है। अनुष्ठान का रूप धारण करती है। यही कारण है कि टोना टोटका, विधि, पूजा पाठ, व्रत आदि का उदय हुआ है। आज भी यह विधि मनस्तोषिनी के रूप में प्रचलित है। तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा, ये जो टोना टोटका हो गया, विधि हो गया, पूजा पाठ हो गया, व्रत हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो मनस्तोषिनी के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मनोमेदिनी, ठीक है। मनोमेदिनी मनुष्य की मोदवृत्ति से संबंध, याद रखिएगा, मोदवृत्ति से। मनुष्य की 3 प्रधान वृत्तियों पोषण और मोदन की लोक अभिव्यक्ति का मौखिक रूप लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आदिम युग में भी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शाब्दिक अभिव्यक्ति होती थी। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शाब्दिक अभिव्यक्ति होती थी, शब्दों को द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था। ऐसा लोक विश्वास था कि इनके उच्चारण मात्र से मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो सकती है। मतलब ऐसा विश्वास था कि उनके उच्चारण मात्र से जो वस्तु, जो मन में की इच्छा के अनुसार जो वस्तु प्राप्त करना है वह प्राप्त हो सकती है। यही से जादू टोना और मंत्र का विकास हुआ, ठीक है। यहीं से जादू टोना और मंत्र का विकास हुआ। आज भी ये जादू टोना और मंत्र नागपुरी समाज में अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का आंतरिक संबंध देख लिए, और लोकाभिव्यक्ति का 3 भेद देख लिए, इसका डिटेल में भी पढ़ लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों को। अब हम लोग इससे रिलेटेड MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं, और इसमें देखिए एक लाइन से प्रश्न बन सकता है, इसलिए सारा लाइन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और दिमाग में बैठा लीजिए। कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो मेहनत लगातार रखिए, बरकरार रखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।